आप समझते क्यों नहीं रणवीर, वो मेरी कनिज ही नहीं, मेरी सगी बहन जैसी है। इतना सब कुछ हो गया है उसके साथ, आपको जरा भी एहसास है? मैंने अपने पति को शर्मिंदा करने की पूरी कोशिश की थी। वो कहने मुमकिन नहीं है, लोग क्या कहेंगे, कभी ये सोचा है तुमने? रणवीर की बातें सुनकर मैंने कहा, लोगों को तो आदत है बातें बनाने की, तो क्या हम जीना छोड़ दें? देखो रणवीर, मैं कुछ नहीं जानती। मैं ऐसे मौके पर अपनी कनिज को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो एक कोने में पड़ी रहेगी। वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। मैं रणवीर को हर मुमकिन तरीके से राजी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो था कि अपनी बात पर अटल था। कहने लगा, नहीं कोमल, मुझे ये बात सही नहीं लगती। इंसान की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। बस इस किस्से को यहीं खत्म करो। मैं अब और इस बात पर बहस नहीं करना चाहता। इससे पहले कि वो ऑफिस जाता, मैं उसके पास आई और अपने दोनों बाजू उसके गले में डाल दिए। मैं जानती थी मोहब्बत से कैसे रणवीर को राजी करना है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी लगावट से कहा था, प्लीज रणवीर, मान जाए। ऐसा क्या पत्थर दिल होना? उस बेचारी ने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं है, बल्कि मैं कह रही हूँ आपसे, उसके आने से हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपना सर रणवीर के सीने पर रख दिया था। वो मेरा सर सहलाने लगा। कहने लगा, एक तो तुम मेरे साथ लगकर अपनी मोहब्बत से मुझे ब्लैकमेल करके हर जायज नाजायज बात मनवा ही लेती हो। देखो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। तुम जानती हो ना, लोगों के मुंह में जो आता है लोग कह देते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये इज्जत कमाई है। मैंने कहा, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आज भी नहीं आने दूंगी। मेरा वादा है आपसे। मैं जानती थी रणवीर के दिल में मैं धड़कनों की तरह बसती हूँ। हम पति पत्नी में मोहब्बत बहुत थी, एक दूसरे पर भरोसा भी बहुत था। हालांकि हमारी कोई लव मैरिज ना थी, अरेंज मैरिज ही थी, लेकिन शायद 7 फेरों का रिश्ता और मांग में भरे गए सिंदूर का असर ही कुछ ऐसा होता है कि खुद ब खुद दिलों में मोहब्बत पनपने लगती है। फिर हम अकेले रहते थे। मेरी सास ने शादी होते ही हमें अलग कर दिया था। कहती हैं कि मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहू को अपनी गुलामी करवाने के लिए लेकर आऊं। उनकी भी अपनी जिंदगी है। शादी के जो ये नए नए दिन होते हैं, ये लौट कर वापस नहीं आते। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा बेटा और मेरी बहू अपने दिनों को खूब एंजॉय करे। मेरी सास बहुत ही खुशमिजाज औरत थी। मेरे ससुर को इस उम्र में भी खुद ही सब कुछ बना कर देती थी। उनका घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। रणवीर की और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमारी मोहब्बत में बिल्कुल भी कमी नहीं आई थी। वो नई नवेली वाली मोहब्बत थी। रणवीर को मैं राजी कर चुकी थी, इसलिए उसके ऑफिस जाते ही मैंने सानिया को फ़ोन कर दिया था। वो अब भी रोए जा रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ सानिया? कहने लगी, मेरी भाभी ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। बस मैंने सोच लिया है सुहानी कि मैं जहर खा लूंगी और जिंदगी से आज़ाद हो जाऊंगी। हालांकि वो लोग जानते थे कि सारा कसूर मेरे पति का था। मैंने तो बहुत कोशिश की थी उसके साथ जिंदगी गुजारने की, लेकिन वो गुस्से का बहुत तेज था। बात बात पर मुझे तलाक की धमकी देता रहता था। मैंने उसकी कितनी विनती की थी, लेकिन उसने फिर भी मुझे तलाक दे दी। मैंने उससे यहाँ तक ही कह दिया था कि मेरे माँ बाप भी जिंदा नहीं है, भगवान के लिए मुझे किसी कोने में पड़ा रहने दो। लेकिन नहीं, उसने मेरी एक ना सुनी। तुम बताओ कि औरत सिर्फ मर्द के जुल्म बर्दाश्त करने के लिए रह गई है क्या? बहुत मारता था वो मुझे। ये कहकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, सानिया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रणवीर को राजी कर लिया है। बस मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तुम अपना सामान पैक कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें भाभी के इस तरह के व्यवहार से तंग होकर मौत को गले लगाने की। मैं हूं ना तुम्हारी बहन। मैंने बहन और दोस्ती का हक अदा करते हुए कहा था। वो मेरी कनिज थी, मेरे चाचा की लड़की, लेकिन उससे बढ़कर मेरी दोस्त भी थी। और मैंने बचपन से ही उसे अपनी सगी बहन की तरह माना था। वो कहने लगी, जिसकी तुम जैसी दोस्त और बहन हो, उसे सगे रिश्तों की भी जरूरत नहीं पड़ती। अभी 1 ही साल हुआ था सानिया की शादी की कि उसके पति ने उसे तलाक दे दी थी। सानिया बहुत ही अच्छी थी। उसने बहुत निभाने की कोशिश की थी, लेकिन वो आदमी इस काबिल नहीं था। वो उसे बहुत मारता था, उस पर बहुत जुल्म करता था, और अब उसे तलाक भी दे दी थी। पूजा भाभी बड़ी ही बदतमीज टाइप की औरत थी। हर वक्त उसे ताने देती रहती थी कि तुम खुद ही घर नहीं बसा सकी। मैं सानिया को लेकर बहुत परेशान थी। उसके माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। मैं उसे अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रख सकती थी।
क्योंकि मेरे माँ बाप तो खुद ही मेरे भैया भाभी पर आश्रित थे और मेरी भाभी भी काफ़ी सख्त मिजाज औरत थी। इसलिए मैंने रणवीर को राज़ी कर लिया था कि मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और सानिया को लेने चली गई। मैंने भाभी से कोई बात ना की थी। वो अभी यही कह रही थी कि कसूर सानिया का ही है। मैंने बस सानिया का सामान उठाया और उसे अपने साथ ले आई थी। हमारे घर में 3 कमरे थे, एक कमरा मैंने सानिया को दे दिया था। वो मेरी बहुत ही आभारी थी। जब से सानिया आई थी मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। धीरे धीरे उसने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उठा ली थी और मुझे अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता था। लेकिन एक रणवीर था कि उसके माथे के बल ठीक ही नहीं होते थे। जब तक सानिया हमारे साथ बैठकर खाना खाती रहती, वो माथे पर बल डाले खाना खाता रहता था। सानिया बहुत ही बातूनी टाइप की लड़की थी। रात देर तक मुझे अपने कमरे में बिठाए बातें करती रहती। आज भी अपने पति की बेरुखी को याद करके रोए जा रही थी। मैं रात के 1 बजे तक उसे तसल्लियां ही देती रही कि वो पुरानी यादों को भूल जाए, अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोचे। वो कहने लगी, उसने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया है सुहानी, मेरी जिंदगी में अब कभी भी बाहर नहीं आ सकती। मैंने कहा, ऐसी बातें मत करो। उसे तसल्ली देकर जब मैं कमरे में आई तो रणवीर बड़े गुस्से में इधर उधर कमरे के चक्कर लगा रहा था। घड़ी की तरफ देखकर कहने लगा, सुहानी, समय देखा है तुमने क्या हो रहा है? ये समय है तुम्हारा कमरे में आने का। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा, रणवीर क्या हो गया आपको? पता भी है वो कितनी परेशान थी, कितना रोए जा रही थी। मेरे मुंह से सानिया का नाम सुनकर तो जैसे वो गुस्से से भड़क उठे थे। गुस्से से वो मेरे पास आए और मुझे कंधों से पकड़ते हुए कहने लगे, सुहानी, जब से तुम्हारी ये दोस्त आई है हमारी प्राइवेसी ही खत्म होकर रह गई है। मैं तो खुलकर तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता। और ये किसी हद तक सच भी था। हम दोनों अकेले ही तो घर में रहते थे, इसलिए रणवीर को तो जैसे खुली छूट मिली हुई थी। मैं किचन में काम कर रही होती तो वो पीछे से मुझे गले लगा लेता। फिर तो रणवीर की शोखियाँ और शरारतें अपने चरम पर होती थीं। मैं परेशान होने लगती, कहती, रणवीर आपको क्या है? किचन में तो मुझे सुकून से काम करने दिया करें। वो मुझे बाहों में समेट लेता और कमरे में ले आता। कहने लगता, जब पत्नी इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन हो तो इंसान क्या करे। रणवीर ऐसा ही था, बेहद रोमांटिक टाइप का। और रणवीर का रोमांस कहीं भी शुरू हो जाता था। कभी लॉन्च में बैठे बैठे उसे मुझ पर प्यार आने लगता, कभी किचन में। जितने दिनों में अपने सास ससुर के साथ रही, उन्होंने अपने इन जज्बातों को उस समय भी नहीं रोका था। लेकिन बात यहाँ तक समझ आती थी क्योंकि वो उसके माँ बाप थे। अगर कुछ शरारतें वो अपने माँ बाप की मौजूदगी में मेरे सामने कर जाता था तो ये बात इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन अब सानिया की मौजूदगी में वो परेशान होकर रह गया था। फिर उसने अपने गुस्से को शांत किया और कहने लगा, अच्छा सुहानी, जाओ और जाकर वही मेरी मनपसंद नाइटी पहन कर आओ। बहुत हो गया। रणवीर के इरादे भाप कर मैंने एक मासूम सी शक्ल बनाई थी। मैं सुबह से जागी हुई हूँ और अब रात के 1:30 बज रहा है। मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा, रणवीर प्लीज़, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। कहने लगा, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, जाओ ना कोमल, तैयार होकर आओ। वो हमेशा ही अपनी बात मनवाने का आदी था, इसलिए मुझे ही हार माननी पड़ी थी। सुबह छुट्टी थी और इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि रणवीर मुझे सोने देता। पूरी रात रणवीर ने मुझे सोने नहीं दिया था, इसलिए मैं देर से जागी थी। मैंने उठकर शावर लिया, कमरे से बाहर आई। सामने ही लॉन्च के सोफे पर सानिया बैठी हुई आंसू बहा रही थी। मैंने ठंडी आह भरी और उसके पास जाकर बैठकर मैंने कहा कि तुम अगर इसी तरह रो रो कर अपने आप को परेशान करोगी तो तुम्हारे लिए जीना और मुश्किल हो जाएगा। कहने लगी, मुझे तन्हाई से डर आने लगा है। तुम कमरे से देर से बाहर आती हो तो मेरा दिल तन्हाई में इन्हीं बातों को याद करता रहता है जो कभी मेरे और मेरे पति के बीच हुआ करती थी। मैं उसे तसल्ली देने लगी, फिर उसके साथ बातों में बिजी हो गई थी। रणवीर ने आज मुझे वेज बिरयानी की फरमाइश की थी। सानिया भी किचन में आई, कहने लगी, मैं बना देती हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। रणवीर को मेरे हाथ की ही बिरयानी पसंद है। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर अपने कमरे में चली गई थी। मैं बिरयानी बना रही थी जब अचानक से किसी ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में लिया था।
मैं तो एकदम बुरी तरह से डर गई थी, क्योंकि जब से सानिया आई थी, रणवीर ऐसी शरारतें कम ही किया करता था। लेकिन आज सानिया अपने कमरे में थी। मुझे अकेला देखकर रणवीर अपनी पुरानी डगर पर वापस लौट आया था। मैंने धीरे से रणवीर को डांटते हुए कहा था कि आपको चैन नहीं है, जाए यहाँ से। अगर सानिया आ गई तो क्या सोचेगी कि कितना बेशर्म है सुहानी का पति। मेरी बात सुनकर रणवीर बजाय मुझसे दूर हटने के मुझे अपनी बाहों में जकड़े खड़ा हुआ था। कहने लगा, इसलिए कहा था तुम्हें कि किसी को भी कबाब में हड्डी बनाने के लिए मत बुलाओ। तुम जानती हो मेरी आदत को। मुझे आज़ादी पसंद है, तुम मेरी पत्नी। और मुझे जब जब तुम पर प्यार आएगा, मैं तो यूं ही अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। रणवीर की शोखियां बढ़ने लगी थी। उसे मना करना मुझे इस वक्त मुश्किल लग रहा था। मुश्किल से मैंने उसे खुद से पीछे किया था, लेकिन मेरे होश उस समय उड़े जब किचन के दरवाजे के पास मैंने सानिया को खड़े देखा। वो न जाने कब से हम दोनों को ही देख रही थी। मेरी नज़रों पर रणवीर ने भी पलट कर देखा तो वो नजरें झुकाकर वहां से चली गई। मैं तो जितनी भी शर्मिंदा होती उतना ही कम था। मैंने घूर कर रणवीर को देखा था। वो भी कुछ खिसियाकर अपना सर खुजाने लगा था, शायद अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, रणवीर, आपने अच्छा नहीं किया, कहीं भी शुरू हो जाते हो। वो कहने लगा, मुझे क्या पता तुम्हारी दोस्त यहाँ भी आ टपकेगी। तुमने तो कहा था घर के कोने में पड़ी रहेगी, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब देख लो उसकी हिम्मत को। जब से सानिया आई है, आज रणवीर की पहली छुट्टी थी, वरना तो वो इस वक्त ऑफिस में होता था। इसलिए उसे मालूम नहीं था कि सानिया मेरे साथ किचन में काम करवाती है। रणवीर कमरे में वापस चला गया था, लेकिन मैं सानिया के सामने बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी। बिरयानी बनाने के बाद जब मैं उसे उसके कमरे में बुलाने गई तो वो कंबल डाले लेटी हुई थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ें सुनकर मुझे दिली दुख हुआ था। मैंने कहा, सानिया, आओ खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, क्यों भूख नहीं है, चलो आओ मेरे साथ। वो उठकर बैठी और कहने लगी, मैं ये सोचती हूँ मेरा क्या कसूर था। मेरे पति राजेश ने मुझे किस बात की सजा दी है। मैंने कहा, बस भी करो, हर वक्त उस इंसान को क्यों याद करके खुद का खून जलाती रहती हो। वो कहने लगी, एक औरत का बहुत मुश्किल हो जाता है शादी के बाद यूं अकेले रहना। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपनी लाइफ है। मुझे लगता है जैसे मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने कहा, रणवीर की बस आदत ही कुछ ऐसी है। असल में हम दोनों अकेले जो रहते थे, इसलिए रणवीर को आदत है कहीं भी अपना प्यार जताने की। वो कहीं भी रोमांटिक हो जाता है। लेकिन देखो, तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे समय के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। मेरे बहुत समझाने पर वो खाना खाने के लिए टेबल पर आ गई थी। रणवीर पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में जा चुका था। एक बार रात का समय था जब मेरी आंख शोर से खुली थी। मैं एकदम उठकर बैठी तो रणवीर के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे वो किसी को डांट रहा हो। मुझे हैरत हुई, रात के इस समय वो भला किसको डांट सकता है। मैं फौरन से उठी, कमरे से बाहर आई तो रणवीर किचन में खड़ा चिल्ला रहा था। मैं फौरन से किचन में गई, वहां सानिया खड़ी थी और आंसू बहाए जा रही थी। रणवीर उसी को डांट रहा था। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैं रणवीर के पास आई। मैंने कहा, क्या हुआ है रणवीर। वो गुस्से से मुझे देखने लगा और बोला, समझा लो अपनी दोस्त को, अपनी हद में रहे तो अच्छा है, बल्कि इससे कहो निकले मेरे घर से बाहर। ये कहकर रणवीर गुस्से से किचन से बाहर चला गया था और सानिया रो जा रही थी। कहने लगी, मुझे इस घर में भी पनाह नहीं मिल सकती। मैंने कहा, आखिर हुआ क्या है। कहने लगी, कुछ भी नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं तो पानी पीने के लिए किचन में आई थी, पीछे से तुम्हारा पति आ गया और मैं उससे गलती से टकरा गई। कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि हम पति पत्नी के बीच में कबाब में हड्डी बनने में। तुम्हारा कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, इसलिए अपना कहीं और इंतजाम कर लो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन वो बोलता चला गया। सानिया कहने लगी, बस मुझे सुबह तक यहाँ रहने दो, जैसे ही सुबह होगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे ये सब बातें सुनकर रणवीर पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, रणवीर से मैं खुद बात कर लूंगी। वो अपने कमरे में चली गई। जब मैं अपने कमरे में गई तो रणवीर काफी गुस्से में था। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था, उसे क्या हक पहुंचता है कि वो मेरी बहन को इस तरह से जलील करे। मैंने कहा, अगर वो बेचारी अपनी मजबूरी के कारण यहाँ आ गई है तो आप क्यों उसका जीना दुश्वार कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा,
तुम मुझे उल्टा डांट रही हो। मैंने कहा, रणवीर बहुत हो चुका। आखिर आप उस बेचारी से इतनी नफरत क्यों करते हैं कि उसे सुकून से रहने नहीं देते? मेरी बात सुनकर कहने लगा, तुम्हें लगता है कि मैं उसे बिना वजह डांटा है? मैंने कहा, हाँ, मुझे यही बात लगती है, क्योंकि वो शुरू से ही आपको अच्छी नहीं लगती। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से मुझे देखने लगा, कहने लगा, निकालो उस लड़की को पहली फुर्सत में बाहर। अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे गुस्सा तो पहले ही आ रहा था। मैंने कहा, अगर वो यहाँ से जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर रणवीर मुझे हैरत से देखने लगा था। वो मेरे पास आया और कहने लगा, उस लड़की की खातिर तुम अपना घर बर्बाद करने जा रही हो? मैंने कहा, रणवीर, वो मेरी चचेरी बहन ही नहीं, मेरी बचपन की दोस्त भी है। हमारा बचपन एक साथ हंसते खेलते बड़ा हुआ है और इस वक्त मजबूरी में यहाँ आई है। अगर आपने उसके साथ अपना व्यवहार नहीं बदला तो वो अकेली इस घर से नहीं जाएगी, मैं भी चली जाऊंगी। मैं जानती थी मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरे बगैर रह नहीं सकता। रणवीर तो मुझे मायके तक नहीं जाने देता था, इसलिए मेरी बात सुनकर खामोशी से वो बेड पर जाकर लेट गया था। मैंने भी सुकून का सांस लिया, लेकिन उसके बाद तो जैसे काया ही पलट हो गई थी। रणवीर ने अपना व्यवहार ठीक कर लिया था और सानिया से माफी भी मांग ली थी। ये देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी कि कम से कम मेरी कनिज को बेसहारा नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद तो जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ, मैं उसे सहन करने के काबिल भी नहीं रही थी। रणवीर अब हल्की फुल्की बातें भी सानिया से करने लगा था। एक बार घर पर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग थे। वो अक्सर मेरे लिए कुछ न कुछ लाता रहता था। उसने वो दोनों बैग मुझे पकड़ाए और कहने लगा, इनमें से एक तुम रख लो और एक सानिया को दे देना। रणवीर की बात सुनकर मैं जितना भी हैरान होती उतना ही कम था, लेकिन मैं खुश थी। चलो, रणवीर को एहसास तो हुआ कि सानिया भी इंसान है, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। मैंने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, उस बेचारी के पास सच में कपड़े बहुत कम थे। कहने लगा, बेफिक्र रहो, अगली बार जाऊंगा तो मैं और ले आऊंगा। अपनी दोस्त सानिया से पूछ लेना, किसी और चीज की भी जरूरत हो तो बता दिया करे, मैं लाकर दे दिया करूंगा। मैं रणवीर के बदलते व्यवहार से बहुत खुश हुई थी। कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बहुत बुखार आ रहा था, सर में दर्द भी था, खाना मुझसे बन ही नहीं पा रहा था। मैंने सानिया से कहा कि वो खाना बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगी, तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। शायद बुखार की तेजी की वजह से मुझे गहरी नींद आ गई थी। रात का न जाने कौन सा समय था जब मेरी आंख खुली थी। मेरा गला प्यास के मारे सूखने लगा, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बंद आंखों से ही मैंने रणवीर को पुकारा था। मैंने कहा, रणवीर, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दें। लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला था। हालांकि वो तो मेरी एक पुकार पर ही उठ बैठता था। मेरी आंखें बुखार की तेजी की वजह से बंद थी। मैंने बेड पर हाथ मारा तो बेड खाली था, इसलिए मैंने जल्दी से पूरी आंखें खोल दी। मगर रणवीर बेड पर नहीं था, बल्कि कमरे में भी नहीं था। अगले दिन संडे था। मुझे लगा शायद लॉन्च में बैठा टीवी देख रहा होगा। प्यास की वजह से मुझे सोया ही नहीं जा रहा था। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे लॉन्च में बातें करने की आवाज आ रही थी। टीवी लगा हुआ था, सानिया और रणवीर बैठे चाय पी रहे थे और साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी। सानिया किसी बात पर हंस रही थी और रणवीर भी मुस्कुरा रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, हो गया तुम्हें एहसास कि सुबह छुट्टी है और तुम्हें मुझे टाइम देना चाहिए। रणवीर की इस बात पर तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा, रणवीर, मुझे इतना तेज बुखार है और आपको अपनी पड़ी है। ये सुनकर रणवीर ने हैरत से सानिया की तरफ देखा था, फिर उठकर मेरे पास आ गया। मेरे माथे पर हाथ रखकर मेरे बुखार का अंदाजा लगाने लगा था। कहने लगा, ओहो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। फिर सानिया की तरफ देखकर कहने लगा, सानिया, तुमने तो नहीं बताया कि सुहानी को बुखार है। रणवीर की बात सुनकर सानिया को सटपटा गई थी। कहने लगी, मैंने आपसे कहा था, शायद आपने सुना नहीं। रणवीर कहने लगा कि तुम कमरे में चलो, मैं आता हूँ। मैंने कहा, मुझे प्यास लग रही है। कहने लगा, हाँ जाओ तुम कमरे में, मैं पानी लेकर आता हूँ। मैं कमरे में आई तो थोड़ी ही देर बाद ही रणवीर भी कमरे में आ गया था। उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसने मेरे हाथ में दिया और कहने लगा, इसे पियो और दवा खाकर सो जाओ, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने दवाई खा और मैं फिर से आंखें बंद करके लेट गई थी।
मेरी आंखों में दोबारा से नींद उतरने लगी थी। सुबह मेरा बुखार कुछ कम हो चुका था। मेरी आंख खुली तो रणवीर मेरे बराबर में ही सो रहा था। मैंने कहा, रणवीर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलें। लेकिन मेरी बात पर रणवीर मुझ पर गुस्सा करने लगा था। कहने लगा, सुहानी, तुम्हें भी एक पल का चैन नहीं है। रात मैंने दवा दी तो थी, बुखार कम हो जाएगा और जब सोकर उठूंगा तब नहा धोकर फ्रेश होने के बाद ही तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। रणवीर की इस बात पर मैं हैरान हो गई थी। हालांकि घड़ी में इस समय 10 बज रहे थे। इससे पहले कभी रणवीर ने ऐसा नहीं किया था। मेरी परेशानी में वो परेशान होता था और मेरी बीमारी को तो देखकर वो हड़बड़ा जाता था। न चाहते हुए भी मेरी आंखों में नमी उतर आई थी। अगर मोहब्बत करने वाला पति अचानक से बेरुखी पर उतर आए तो पत्नी से बर्दाश्त नहीं होता। एक तो बुखार ने मेरी कमर तोड़ रखी थी और दूसरा ऐसा व्यवहार रणवीर का देखकर मेरा दिल दुखा था। वो दोपहर के 12 बजे के बीच उठा था, मुझे डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन वो अब भी गुस्से में था और गुस्से में ही गाड़ी चला रहा था। कहने लगा, जरा सी बीमारी पर तुमने बवाला मचा दिया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन में ही मैं ठीक हो गई थी, लेकिन रणवीर का व्यवहार मुझसे बदल गया था। बात बार पर मुझे डांटने लगता। कभी कहता, तुम खाना ठीक से नहीं बनाती हो, तुम्हारे हाथ में स्वाद नहीं रहा। मैं तो रणवीर के बदलते व्यवहार से कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। और फिर अचानक जो हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। पहले तो वो मेरे खाने की बड़ी तारीफें करता था। अगर गलती से मुझसे नमक मिर्च तेज हो भी जाता तब भी वो मेरा दिल रखने के लिए कह देता कि चलो कोई बात नहीं, आखिर तुम भी इंसान हो और गलती हो जाती है, मैं ऐसा ही खाना खा लूंगा। ये कहकर वो बात टाल जाता। और आज मेरे अच्छे खासे पके हुए खाने में भी वो कमियां निकाल रहा था। एक बार मैं खाना बना रही थी तो सानिया मुझसे कहने लगी, सुहानी, ऐसा करो, खाना मैं बना देती हूँ, क्योंकि बुखार की वजह से तुम्हारी तबीयत अब ढीली रहती है, इसलिए तुम खाना अच्छे से नहीं बना पाती हो। रणवीर को पसंद नहीं आता। उस दिन सानिया ने ही खाना बनाया और रणवीर ने उस खाने की बहुत तारीफ की थी। कहने लगा, सानिया, ऐसा करो, तुम ही खाना बना लिया करो, सुहानी तो सब कुछ भूलती जा रही है। बात यहीं तक सीमित रहती तो ठीक था, लेकिन अब वो अक्सर रणवीर अपने काम सानिया से करवाने लगा था। और एक बार तो मेरी आंखों ने जो देखा, मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। रात को मेरी आंख खुली तो रणवीर मेरे बराबर में नहीं था। आजकल मुझे नींद कुछ ज्यादा ही आने लगी थी। सानिया मेरा बहुत ख्याल रखती थी। रात को रोज मुझे दूध पिला रही थी। कहती कि जब से तुम्हें बुखार हुआ है तुम्हारी रंगत मुरझा गई है, तुम जरा भी अपना ख्याल नहीं रखती हो। मैं सानिया की मोहब्बत पर बहुत खुश होती थी, इसलिए दूध का गिलास पी लेती। लेकिन दूध पीते ही मुझे नींद आने लगती और मैं सो जाती। लेकिन आज रात मेरा जी कुछ मिचला रहा था। मैंने बस आधा दूध का गिलास पी लिया था और बाकी रहने दिया। रात को मेरी आंख खुली तो रणवीर मेरे बराबर में नहीं था। मैं कमरे से बाहर आई। लॉन्च बिल्कुल खाली था। मैं हैरान हुई थी, क्योंकि वो अगर कमरे में नहीं होता तो फिर लॉन्च में टीवी पर कुछ ना कुछ देख रहा होता था। लेकिन लॉन्च भी खाली था। मैंने सारे कमरे देख लिए, लेकिन रणवीर कहीं ना था। बस सानिया का कमरा ही बचा था और वहां तो वो कभी भी नहीं हो सकता था। इससे पहले मैं अपने कमरे में जाकर रणवीर के मोबाइल पर कॉल करती कि कहीं वो अपने दोस्तों के साथ तो नहीं चला गया। लेकिन जैसे ही मैं कमरे की तरफ बढ़ने लगी, मुझे सानिया के कमरों से बातों की आवाजें आने लगी थी। मुझे तो लगा मेरे पैरों तले से किसी ने जमीन खींच ली हो। रणवीर की आवाज मुझे सानिया के कमरे से ही आई थी। मैं फौरन उसके कमरे के पास पहुंच गई और जिस तरह की बातें उनके बीच हो रही थी, मेरे होश उड़ गए थे। कमरे में एक खिड़की थी। मैंने जरा सी खोल कर देखी तो जो मंजर मैंने देखा, मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। सानिया रणवीर की बाहों में थी और वो उसे ऐसे ही प्यार कर रहा था जैसे कि मुझे करता था। और वो उसकी शरारतों पर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मेरा रिश्तों से एकदम से ही विश्वास उठ गया था। मैंने फौरन से कमरे का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था। दरवाजा रणवीर ने खोला था। मुझे देखकर वो बौखला गया था। सानिया भी घबराई हुई थी और मैं रोए जा रही थी। मैंने कहा, ये सब क्या है? आपको शर्म नहीं आती ये सब गुनाह करते हुए? मैंने रणवीर को पीछे किया तो सामने सानिया अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और झिझोड़ कर रख दिया था। मैंने कहा, ये सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती का और मेरी वफा का।
मैंने तो तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह समझा था। मैंने कहा दफा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन इससे पहले मैं उसे धक्के देकर कमरे से निकालती, रणवीर ने मेरे हाथ से उसका बाजू छुड़ाया था। कहने लगा सानिया कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मैंने कहा किस हैसियत से? कहने लगा मैं इससे शादी कर लेता हूँ, ये मेरी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी। ये सुनना था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने कहा रणवीर, आपको शर्म आनी चाहिए, आप कैसे इस पाप के रास्ते पर जा सकते हैं? रणवीर कहने लगा, बिल्ली के आगे दूध रखोगी तो वो खाली रखवाली कभी नहीं करेगी। और मैं तुम्हें बहुत समझा चुका था कि यहाँ पर किसी गैर औरत को लेकर मत आओ। तुम मेरी आदत से अच्छी तरह जानकार थी, फिर भी मेरे सामने तुम खूबसूरत हसीन औरत को लेकर आई थी। मैंने बहुत चाहा कि मैं उससे दूर रहूं। मैंने शुरू से बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं अपना व्यवहार सानिया से बदल लूं। अब तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? वैसे भी वो बेसहारा है और तुम उसे घर में सहारा देना चाहती हो। तो अगर सहारा देना ही है तो उसे हक के साथ सहारा दो। सारी जिंदगी तो हमारे घर में नहीं रह सकती। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सानिया से शादी करूंगा। मैंने कहा रणवीर, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो कहने लगा ठीक है, चली जाओ अपने माँ बाप के घर, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये सुनकर मैंने तड़प कर रणवीर की तरफ देखा था। वो कैसे मेरे लिए इतनी बड़ी बात कह सकता था? वो तो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता था। कहने लगा तुम्हारे पास तुम्हारा मायका है, तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन सानिया के पास कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था, मैं खाली दामन रह चुकी थी। रणवीर मुझे साफ साफ कह चुका था कि मैं उसे तलाक लेकर अपने माँ बाप के यहाँ चली जाऊं या फिर सानिया की सौतन के रूप में स्वीकार करके इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहूं। मैंने रणवीर को दिलो जान से चाहा था, उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं रणवीर को छोड़ नहीं सकती थी। अब भी कहीं ना कहीं उसकी मोहब्बत मेरे दिल में दबी हुई थी। मैं अगर रणवीर से नाराजगी दिखाकर मैं अपने माँ बाप के घर चली भी जाती तो वहां भी मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरे माँ बाप तो पहले ही मेरे भैया भाभी के सहारे अपनी जिंदगी काट रहे थे। मेरी भाभी तो मुझे अपने घर में एक दिन भी रुकने नहीं देती। दिल पर पत्थर रखकर मैंने इसी घर में रहने का सोचा था। अगले दिन सानिया और रणवीर ने शादी कर ली। मैंने जिसको अपने घर में सहारा दिया उसने ही मुझे बेसहारा कर दिया था। लेकिन शायद रणवीर भी चाहता था कि मैं उसकी नज़रों के सामने रहूं, इसलिए उसने मुझे तलाक देकर घर से निकाला नहीं था। मैं अब भी उसके घर में रह रही थी। सानिया ने अपनी अदाओं के जाल में रणवीर को फंसा लिया था। वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी, अदाएं भी खूब आती थी। मैं ही पागल थी जो मैंने खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया था। अब दोनों आपस में हंसते हैं, बातें करते हैं और रणवीर वही शरारतें सानिया के साथ करता है जो कभी मेरे साथ करता था, और मैं खून के आंसू रोती हूँ। सानिया और रणवीर की शादी को 4 महीने गुजर चुके थे और मैं अब भी घुट घुट कर जिंदगी गुजार रही थी कि मेरी इस उदास जिंदगी में भगवान ने मुझे खुशी की खबर सुनाई और मैं मां बनने वाली थी। ये खबर मुझे नई जिंदगी दे रही थी, मुझे जीने का सहारा मिल गया था। मैंने सोच लिया कि अब मैं रणवीर के साथ नहीं रहूंगी। मैं चुपचाप बिना रणवीर को बताए इस घर से चली जाऊंगी। मैं रणवीर को खबर भी नहीं होने दूंगी कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, खुद नौकरी करके उसका पालन पोषण करूंगी और उसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। मैंने रात को ही अपना बैग भी पैक करके रख लिया था। मैंने सोचा था कि रणवीर के ऑफिस जाने के बाद मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगी। लेकिन सुबह उठी तो एक और खबर मेरा इंतजार कर रही थी। सानिया का घर में कुछ भी पता नहीं था। रणवीर बौखलाया हुआ पूरे घर में घूम रहा था। मुझे उठ से देखकर मेरे पास आया। कहने लगा जरूर तुमने ही सानिया को कहीं गायब कराया है। मैं उसकी बात सुनकर फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। मैंने कहा रणवीर, अब तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो? वो कहने लगा फिर सानिया कहाँ गई? रात तक वो मेरे साथ ही थी, लेकिन सुबह से अब उसका पता नहीं है। रणवीर ने सानिया को ढूंढने के लिए हाथ पैर चलाना शुरू कर दिए थे, लेकिन शाम के 7 बज गए थे और सानिया का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। फिर रात के 8 बजे सानिया घर में दाखिल हुई थी। उसकी हालत काफी खराब लग रही थी, बहुत कमजोर सी थी। धीरे धीरे चलते हुए अंदर लॉन्च में आकर सोफे पर बैठ गई थी।
रणवीर उसकी हालत देखकर उसके पास गया, कहने लगा, सानिया, तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। कहने लगी, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, लेकिन मैं रोड क्रॉस करते हुए मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। अभी सानिया अपनी सफाई पेश कर ही रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा था। उसका मोबाइल उसके सोफे पर ही पड़ा हुआ था। इससे पहले कि सानिया मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव करती, रणवीर ने मोबाइल उठा लिया था और ओके करके कान पर लगा लिया था। पता नहीं सामने से क्या कहा गया था कि रणवीर के हाव भाव बिगड़ने लगे थे। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर चुका था। वो अब गम और गुस्से से सानिया की तरफ देख रहा था। कहने लगा, सानिया, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। क्यों किया तुमने ऐसा? अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था। डॉक्टर कह रही थी कि तुम अपना पर्स डॉक्टर के केबिन में ही भूल आई हो। साथ ही साथ वो मुझसे कह रही थी कि वो अपनी पत्नी का ध्यान रखना। जिस कंडीशन में उनका अबॉर्शन हुआ है, उसकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि 4 महीने का बच्चा गिराना आसान बात नहीं होगी। ये सुनकर तो मैं भी फटी फटी आंखों से सानिया को देख रही थी, और सानिया की चोरी पकड़ी जाने पर वो भी अपनी नजरें चुरा गई थी। रणवीर का ये हाल था कि गुस्से के मारे उसने सानिया की परवाह किए बगैर उसे झिंझोड़ कर रख दिया था। कहने लगा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम 4 महीने से प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और ऊपर से तुम हमारे बच्चे को मार भी चुकी हो। क्यों किया तुमने ऐसा? सानिया अब अपने ख्यालों से बाहर निकल आई थी। कहने लगी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं बच्चे के झंझट में पड़ूं। मैं बच्चे को जन्म देकर अपने फिक्र को खराब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा, आज मैं खूबसूरत हूँ तो तुम मुझसे मोहब्बत का दम भरते हो। बच्चा पैदा करके मेरी खूबसूरती कम हो जाएगी तो तुम किसी और औरत के पीछे पड़ जाओगे, या हो सकता है अपनी पहली पत्नी के पीछे ही लग जाओ। मैंने उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए कई तरीके अपनाए थे, हर तरीके की गोलियां खाकर देख ली थी, लेकिन उस मुसीबत से मेरी जान ही नहीं छूट रही थी, तो मैंने अबॉर्शन करा दिया और उस मुसीबत से जान छुड़ा ली। सानिया का इतना कहना था कि रणवीर ने एक जोरदार थप्पड़ सानिया के मुंह पर रखा था। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मुसीबत कहने की? वो मेरा बच्चा था, मेरा खून था। तुम उसका कत्ल कैसे कर सकती हो? लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सानिया ऐसा भी कर गुजरेगी। वो खड़ी हुई और उसने एक थप्पड़ रणवीर के मुंह पर दे रखा। कहने लगी, तुम्हारी क्या हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं सुहानी नहीं हूँ जो तुम्हारे हर जुल्म को बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं जब चाहूँ बच्चे को जन्म दूंगी और जब चाहूँ तो बच्चे को गिरा दूँ। तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? ये कहकर सानिया अपने कमरे में जा चुकी थी और रणवीर वहीं हैरान खड़ा रह गया था। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में चली आई थी। शायद रणवीर को उसके किए की यही सजा मिलनी थी। उसने वफादार प्यार करने वाली पत्नी को छोड़कर खूबसूरत अदाएं दिखाने वाली लड़की को पसंद किया था। हमारी शादी को 3 साल तक रणवीर इस खुशी के लिए तरसा था, और मैं उसे ये खुशी नहीं दे सकी थी। उस समय तो रणवीर को भी कोई परवाह नहीं थी। जब भी मैं बच्चे का जिक्र छेड़ती तो वो कह देता कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, उसके बाद ही हम बच्चा प्लान करेंगे। लेकिन मैं महसूस करती थी कि रणवीर का दिल भी चाहता है कि उसके आंगन में भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गूंजे। लेकिन उस समय वो मेरी मोहब्बत में दीवाना था और इसलिए मेरा दिल रखने के लिए कह देता था कि अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। और जब 3 साल बाद भगवान ने उसे ये खुशी दी थी, तो सानिया ने उससे उसकी ये खुशी छीन ली थी। भगवान ने ये खुशी तो मुझे भी दी थी, लेकिन मैं चाहकर भी रणवीर को ये खुशी नहीं दे सकती थी। मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जिसने मेरा मान तोड़ दिया था, मेरी मोहब्बत का यूं सिला दिया था कि मुझे छोड़कर दूसरी की शादी रचा ली थी। अभी मुझे कमरे में आए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे सानिया की चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं भागकर उसके कमरे में गई। रणवीर भी उसके कमरे में जा चुका था। सानिया की हालत देखकर मेरी भी चीखें निकलते निकलते बची थी। उसको ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी, सारे कपड़े और बेड खून से भर चुके थे, और ये देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। रणवीर उसे जल्द जल्द अस्पताल लेकर गया था और मैं भी उसके साथ गई थी। उसका केस काफ़ी ख़राब हो चुका था। 4 महीने का अबॉर्शन कराने के बाद उसका केस बिगड़ गया था। डॉक्टरों को उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी थी। अब सानिया कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। हाँ, सानिया की जान बच गई थी, लेकिन इस खबर ने सानिया को भी तोड़ कर रख दिया था।
वो ये कभी नहीं चाहती थी कि उसके माँ बनने का हक ही छीन जाए, जो अपनी गलती से खुद ही गवा चुकी थी। कुछ दिन में सानिया घर वापस आ चुकी थी। एक दिन मैं सानिया को दवा देने के कमरे में गई थी। सानिया से मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते मैं उसकी सेवा कर रही थी। मैं जब उसकी दवा खिलाने लगी तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगी, सुहानी, तुम बहुत खुश नसीब हो। जानती हो, रणवीर तुमसे अब भी मोहब्बत करता है। मैंने हैरत से सानिया की तरफ देखा था। मैंने कहा, सानिया, तुम अब भी ये कह रही हो जब वो तुमसे शादी कर चुका है? कहने लगी, हाँ सुहानी, मैंने उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर उससे शादी तो कर ली, लेकिन वो पूरी तरह मेरा नहीं हो सका था। मैं तुमसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, अदाएं दिखाना जानती थी। मैंने अपनी खूबसूरती और अदाओं से रणबीर को फंसा तो लिया था। मर्द तो मर्द होता है, वो भी बहक गया और उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन तुम्हें पता है, जब भी वो मेरे करीब होता था तो कभी कभी उसके मुंह से सुहानी नाम ही निकलता था। नींद में जब भी वो मुझे अपनी आगोश में भरता तो यही कहता था, सुहानी, मुझसे दूर मत रहा करो, जब तक तुम्हें बाहों में भर कर ना सोऊं मुझे नींद नहीं आती थी। और उसके मुंह से तुम्हारा नाम सुनकर मैं और भी ज़्यादा तड़प उठती थी, तुमसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगती थी। तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया था, मुझे सहारा दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे पीठ में ही खंजर घोंप दिया था। शायद तुम्हें नहीं पता, रणवीर पर मेरी नज़र उसी दिन से थी जब तुम्हारी रणवीर से शादी हुई थी। मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने मेरी हरकतों की वजह से ही मुझे तलाक दी थी। मेरा पति खूबसूरत नहीं था और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी। मेरी इन्हीं हरकतों से तंग आकर उसने मुझे तलाक दी थी। मैं रणवीर से शादी करना चाहती थी। मुझे पता था तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। मैं अपने दुखड़े तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम ज़रूर मुझे अपने साथ ले जाओगी, और ऐसा ही हुआ। तुम मुझे अपने साथ ले आई। मैंने रणवीर को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा लिया, उससे शादी भी कर ली, लेकिन वो दिल से मेरा ना हो सका। और जब मुझे पता चला मैं रणवीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि रणवीर पहले भी मुझसे कह चुका था कि सानिया, तुम ऐसे ही खूबसूरत रहना, तुम्हारी खूबसूरती ही मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। और मैं डर गई थी कि अगर मैं खूबसूरत ना रही तो रणवीर फिर से तुम्हारी तरफ पलट जाएगा। इसलिए मैंने उसके बच्चे को गिरा दिया। मैं आंखों में आंसू भरे उसके मुंह से ये सारी कहानी सुन रही थी, और बाहर गेट पर खड़ा रणवीर भी सानिया की सारी बातें सुन चुका था। खट की आवाज़ पर मैंने और सानिया ने देखा, रणवीर दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। वो चुपचाप वहीं से पलट गया था। सानिया अब ठीक हो चुकी थी और मैंने इस घर को छोड़कर जाने का अपना पूरा मन बना लिया था। रणवीर के ऑफिस जाने के बाद जब मैं अपना बैग लेकर उस घर से जल्दी से निकली, लेकिन जैसे ही मेन गेट खोला, सामने ही रणवीर खड़ा था। शायद अपनी कोई चीज़ भूल गया था और रास्ते से ही वापस लौट आया था। मुझे बैग के साथ खड़ा देखकर वो भी चौंक गया था। कहने लगा, सुहानी, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों की ज़िंदगी से जा रही हूँ। खुद ही अपनी मर्ज़ी से मुझे तलाक के पेपर भेज देना, नहीं तो मैं अदालत के ज़रिए भी तुमसे तलाक ले लूँगी, और अब मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। ये कहकर मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी मुझे चक्कर आया। रणवीर मुझे संभालता, इससे पहले मैं खुद ही संभल गई थी। आजकल प्रेगनेंसी की वजह से मुझे चक्कर कुछ ज़्यादा ही आने लगे थे। कहने लगा, सुहानी, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा, मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर मैं अपने कदम फिर से आगे बढ़ाए थे, लेकिन एक ज़ोरदार चक्कर आया और इस बार मैं खुद के पैरों पर खड़ी ना रह सकी थी और लहरा कर गिरने ही वाली थी कि रणवीर ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। कहने लगा, सुहानी, तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। पहले मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, बाद में हम इस बात में बात कर लेंगे। वो मुझे गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले आया था। मैं उसे मना करती रही, लेकिन वो नहीं माना। मैं नहीं चाहती थी मेरी प्रेगनेंसी की खबर रणवीर को हो, लेकिन रणवीर ने मेरी एक ना सुनी और वो मुझे डॉक्टर के पास ले ही आया था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और जो खबर थी वो रणवीर को सुना दी कि आपकी मिसेज 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर तो रणवीर मुझे हैरत से देख रहा था, जबकि मैं उससे नजरें चुरा गई थी। वो मेरे पास आ गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। कहने लगा, सुहानी, तुमने भी मुझे ये खबर क्यों नहीं बताई? और अब तुम भी मेरे बच्चे को लेकर इस घर से जा रही थी, क्यों?
सानिया ने भी जानबूझकर मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया और तुम भी मेरा बच्चा लेकर मुझसे दूर जा रही थी। मैंने कहा, रणवीर, तुम्हारे पास तो सानिया है, तुम उससे मोहब्बत करते हो, उसके सहारे जिंदगी गुजार लोगे। मेरे पास तो सिवाय मेरे बच्चे के कोई भी नहीं है। मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारती? मैं अपने बच्चे को लेकर तुमसे दूर जाना चाहती थी, ताकि अपने बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। तुम्हारे साथ अब उस घर में नहीं रह सकती। रणवीर, मेरा दम घुटता है जब तुम्हें और सानिया को करीब देखती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। रणवीर की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए, कहने लगा, सुहानी, मुझे माफ़ कर दो, वापस लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। मैं थक गया हूँ, मैं इस झूठ की मोहब्बत को निभाते निभाते। मैं सानिया से मोहब्बत नहीं करता। मैं कुछ समय के लिए बहक गया था, उसकी खूबसूरती ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी औरत है। मोहब्बत तो मैं तुमसे ही करता हूँ। अभी भी तुम मेरे दिल में बसी हुई हो। मेरे हाथ थामे रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मैं कुछ नहीं बोली, कोई भी फैसला नहीं कर पा रही थी। वो मुझे वापस घर ले आया था। अगले दिन उसने सानिया को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। सानिया ने भी कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया था, चुपचाप तलाक के पेपर लेकर घर से चली गई थी। शायद उसे भी समझ आ गया था कि रणवीर के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और ज़बरदस्ती के बंधन ज़्यादा समय तक नहीं चलते। अब रणवीर मेरा पहले की तरह ध्यान रखने लगा है, लेकिन मैं पहले की तरह रणवीर से मोहब्बत नहीं कर पा रही हूँ। इन पूरे 9 महीने रणवीर ने मेरा किसी कांच की गुड़िया की तरह ध्यान रखा था। मुझे रोज़ माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं उसे अभी तक माफ़ नहीं कर पाई थी। पूरे 9 महीने के बाद जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया था, तो मेरे बेटे को पाकर बहुत खुश हुआ था, लेकिन मेरे रूखे और ठंडे व्यवहार से बहुत दुखी था। हमारा बेटा 2 महीने का हो चुका था जब रणवीर मेरे पास आया। उसके हाथों में कुछ पेपर थे। उसने वो पेपर मेरे सामने रख दिए, कहने लगा, सुहानी, ये तलाक के पेपर हैं। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती के बंधन से आज़ाद करना चाहता हूँ। मैंने एकदम रणवीर की तरफ देखा था। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। शायद वो मेरे इतने ठंडे व्यवहार को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने पेपर मेरी तरफ बढ़ा दिए कि मैं उन पेपर पर साइन कर दूं, लेकिन तलाक के पेपर हाथ में लेते ही मेरा पूरा शरीर लरज उठा था। मैं कैसे उन पेपर पर साइन कर सकती थी? रणवीर मेरी पहली मोहब्बत था, मेरा पति था। भले ही उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं कभी भी उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी। पेन हाथ में लेते ही मेरे हाथ भी कांप उठे थे। मैंने वो पेपर फेंक और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, रणवीर, मुझसे ये सब नहीं होगा। रणवीर भी मेरे कदमों में बैठ गया था, कहने लगा, मुझे पता था सुहानी, तुम ये नहीं कर पाओगी। अगर तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती तो क्यों मुझे माफ़ नहीं कर देती हो? मैं तुमसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, एक बार मुझे माफ़ करके तो देखो। मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए थे और शायद मेरा सब्र भी यहीं पर आकर जवाब दे चुका था। मैं रणवीर से अलग नहीं रह सकती थी। मैं रणवीर के कंधे से लगकर सिसक कर रो पड़ी थी। रणवीर ने भी मुझे अपनी आगोश में समेट लिया था। शायद हम दोनों एक दूसरे के बिना ही अधूरे थे और अब एक दूसरे को पाकर पूरे हो चुके थे। मैंने रणवीर को दिल से माफ़ कर दिया था। दोस्तों, मैंने रणवीर को माफ़ करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।